चैप्टर में बस उतना तैयार रहेगा तो आपका थर्ड चैप्टर क्लियर रहेगा, ठीक है। और आगे जो फोर्थ चैप्टर है उसके एमसीक्यू थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू से फोर्थ चैप्टर से थोड़ा 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका 2014 में कि फर्म के समापन पर अशुद्ध ऋण संचय खाते के हस्तांतरित खाते को हस्तांतरित किया जाता है। तो अशुद्ध ऋण संचय यानी कि आपने बैड डेट्स के लिए कोई रिजर्व रखा है, कोई प्रावधान किया है, तो उसको क्या कहाँ करेंगे, उसको हम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वसूली खाता में। क्योंकि जब हम हमारे जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो विघटन से रिलेटेड है, और जब भी हमारे फर्म का विघटन होता है यानी कि डिसोल्यूशन होता है, तो हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में कहते हैं वसूली खाता। तो अगर आप प्रोविज़न कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आपका ऋण आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे आप वसूली खाता में उन चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। अभी नहीं कि साझेदारों की पूंजी खाते में ये भी नहीं है, शुद्ध ऋण खाते में ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं है। तो वसूली खाता में इसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद से एक क्वेश्चन और है कि विघटन के समय, यहाँ पे विघटन के समय सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विघटन विघटन हो रहा है तो सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अगर कोई लोन अकाउंट्स है तो लोन अकाउंट बनाएंगे, सबसे लास्ट में हम क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हम कैश अकाउंट बनाएंगे सारी चीज़ें बनाने के बाद, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी साझेदार थे, उनके क्या क्या अमाउंट्स बन रहे हैं, क्या क्या कितना कितना साझेदारों को हिस्से में आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ये याद रखना है कि साझेदारी फर्म का विघटन क्या है, ठीक है, और साझेदारी फर्म के विघटन तथा फर्म के विघटन में क्या अंतर है। ये 2 क्वेश्चन आप अपने मन से याद करेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे बता दिया, हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ पे देखिए, ये 2018 में पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में न्यायालय फर्म में विघटन का आदेश दे देती है, यानी कि अनिवार्य रूप से फर्म का कब विघटन हो जाता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं कि साझेदार के पागल होने पर, कोई साझेदार ऐसा है जो पागल हो गया है, साझेदार के अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने पर, यानी कि कोई ऐसा पार्टनर है जो माइनर टाइप का है, कि अभी उस लायक नहीं हुआ है, साझेदार के दुराचार के आधार पर कोई ऐसा साझेदार है जो बहुत बुरी तरीके से सभी लोगों से व्यवहार करता है, साझेदारों के समझौता भंग होने पर, एग्रीमेंट ही खत्म हो गया तब भी हो सकता है, किसी साझेदार के भाग का हस्तांतरण होने पर, कि अगर कोई साझेदार है वो अपने हिस्से को किसी दूसरे पार्टनर्स को दे देता है तब भी हो सकता है कुछ, ये फर्म का विघटन हो जाए। उसके बाद से व्यवसाय में निरंतर हानि होने पर, भाई निरंतर हानि होगी तो कौन चलाएगा, वो तो अपने आप ही बन जाएगा, हो जाएगा। उचित एवं न्योचित आधार पर, कि अगर सही गलत देखने के आधार पर अगर न्यायालय ये कहती है कि फर्म को बंद करना चाहिए या फर्म को चलाना चाहिए, तो उस आधार पर भी हम फर्म का विघटन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, हो सकता है आपको ये सारे लॉन्ग टर्म में पूछ ले और आपको एज अ हेडिंग लिखना पड़े, तो ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। फॉर्म के अनिवार्य समापन की किन्हीं 2 दशाओं को लिखिए। फॉर्म के समापन के किन्हीं 2 दशाओं का उल्लेख कीजिए। ऐसी 2 परिस्थितियाँ बताइए जिनके अंतर्गत एक साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। 2010 में और 2017 में पूछा गया था, फिर 2013 में पूछा गया, फिर 2024 में पूछा गया है। हो सकता है 2025 में भी आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे केवल 2 दिया गया, आप कम से कम 2 से 3 याद कर लीजिएगा, या तो फिर ये 2 ही याद कर लीजिएगा। हो सकता है 2 ही पूछ ले, आपकी जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहा होगा उसका मूड अच्छा हो तो 2 ही पूछ ले। तो ये क्वेश्चन आप याद करिएगा, हो सकता है आपका 2 नंबर पक्का हो जाए इससे, ठीक है। अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।